हमने जो अशोक पढ़ा है उस अशोक में अशोक ने धम्म की परिभाषा व्यक्त की थी, यानी कि अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा तो कलिंग के युद्ध के समय भयानक नरसंहार को देखकर उसने भविष्य में युद्ध ना करने का प्रण ले लिया। और हमें हाथी गुम्फा विलेख से ये ज्ञात होता है कि उस समय कलिंग पर नंद राज का शासन था। तो अशोक के धम्म की जो परिभाषा है वो दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में दी गई है, यानी कि ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म की परिभाषा हमें दूसरे तथा सातवें स्तंभ लेख में दी गई है। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दान, व्यवहार में मृदुता तथा सुचिता, सुचिता यानी शुद्धता रखना, सुचिता रखना, प्राणियों का बदना करना, गुरु के प्रति आदर रखना, मित्रों परिचितों के साथ उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्तें हैं। कहने का मतलब ये है कि धम्म में कौन कौन सी बातें शामिल होंगी, तो धम्म में सबसे प्रमुख बातें ये होंगी कि सुचिता रखना यानी कि शुद्धता रखना, पशुओं का बदना करना, परिचितों के साथ अच्छा व्यवहार करना, पाप कर्म से निवृत्ति रखना, विश्व कल्याण के लिए कार्य करना, ये हमारे सबसे प्रमुख शर्तें होंगी। इसके साथ ही भब्रू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्न जो कि हमने पढ़े, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्ध की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ। तो त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति इन्होंने आस्था प्रकट की, क्योंकि अशोक ने उपगुप्त और निग्रोध के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। प्रथम शिलालेख में एक विज्ञप्ति जारी की गई अशोक के द्वारा कि किसी यज्ञ के लिए, यानी कि कोई भी यज्ञ जो भी संपादित किया जाएगा उसमें कोई भी पशुओं का वध नहीं किया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि अशोक के धम्म की जो परिभाषा है वो दूसरे और सातवें स्तंभ लेख में दी गई है, और अशोक के अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दान, व्यवहार में यानी मृदुता, सुचिता रखना, प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करना और अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्त थी। और भब्रू शिलालेख से हमें यह ज्ञात होता है कि बुद्ध के त्रिरत्न यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अशोक की आस्था थी। अशोक द्वारा धम्म यात्राएं प्रारंभ की गई, यानी कि अशोक ने यह घोषणा की कि अशोक से पूर्व, यानी कि अशोक जब गद्दी पर नहीं बैठा था उससे पहले बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के समय बिहार यात्राएं की जाती थी। बिहार यात्रा का मतलब है शिकार करने के लिए राजा जाया करते थे। तो उस समय अशोक से पूर्व बिहार यात्राएं की जाती थी। उसके स्थान पर अशोक ने धम्म यात्राएं प्रारंभ की, जिनमें बौद्ध स्थानों की यात्रा, यानी कि वो स्थान जिनका संबंध बुद्ध से रहा है, भगवान बुद्ध से रहा है, उनकी यात्रा करने पर जोर दिया गया। और ब्राह्मणों, श्रमणों व वृद्धों को सोने का दान दिया जाता था। कहने का मतलब ये है कि जो धम्म यात्राएं थी उन धम्म यात्राओं के दौरान बिहार यात्राओं के स्थान पर, पशुओं का शिकार करने के स्थान पर बुद्ध के स्थानों की यात्राएं की जाती थी और श्रमणों को और वृद्धों को दान दिया जाता था, यानी कि सोने का दान दिया जाता था। उसी प्रकार से आता है अनुसंधान। राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु भेजा जाता था। अब बात आती है धर्म प्रचार किसका, तो बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा जाता था, जिसे प्राचीन काल में अनुसंधान के नाम से जाना जाता था। तो अनुसंधान का मतलब क्या हुआ कि राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए देश विदेशों में भेजा जाता था, जिसे अनुसंधान कहा जाता था। उसी प्रकार से आता है अभिलेख। अभिलेख का मतलब है जो लेख हमें प्राप्त हुए हैं अशोक के, वो किस प्रकार के लेख थे। तो अशोक पहला शासक था
अशोक आज तक के इतिहास में ऐसा पहला शासक था जिसने कि अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित करने का काम किया। लेकिन इसे यह प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली, क्योंकि ईरान का शासक जो डेरियस था वह पत्थरों के शिलालेखों पर अपने बारे में या प्रजा के कल्याण हेतु बातें लिखा करता था और अपनी जनता को संबोधित किया करता था। यानी जैसे हम पंपलेट छपवाते हैं या विभिन्न माध्यमों से जनता को संबोधित करते हैं, उसके स्थान पर उसने अभिलेख लिखवाए। यानी कि जो अभिलेख आज भी हमें उपलब्ध होते हैं 2000-2500 साल बाद भी। और इसकी प्रेरणा ईरानी शासक दारा से मिली। ईरानी शासक दारा जिसका नाम था डेरियस प्रथम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं धम्म यात्रा। तो धम्म यात्रा का अर्थ यह है कि अशोक से पहले विहार यात्राएं की जाती थी जिनमें पशुओं का शिकार किया जाता था। उसके स्थान पर अशोक द्वारा धम्म यात्राएं प्रारंभ की गई, जिनमें बौद्ध स्थानों की यात्राएं की जाती थी और श्रमणों को, ब्राह्मणों को और वृद्धों को सोने का दान दिया जाता था। इसी प्रकार से है अनुसंधान। राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष बौद्ध स्थानों की यात्रा के लिए या बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु भेजा जाता था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जिसे अनुसंधान कहा जाता था। और अभिलेख में अशोक पहला शासक था जिसने कि अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया और इसकी प्रेरणा उसे ईरानी शासक डेरियस प्रथम से मिली। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि का मतलब है ब्राह्मी लिपि जो कि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है उसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, जबकि पश्चिमोत्तर यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो खरोष्ठी लिपि के मिले हैं। तो अशोक के जो अभिलेख है वो ब्राह्मी में भी मिले और खरोष्ठी लिपि में भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो जो ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाईं ओर और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली। तो अशोक के जो अभिलेख हैं उनको पढ़ने में जो सफलता मिली है सबसे पहली बार तो वह जेम्स प्रिंसेप को मिली। और ताम्रपर्णी के राजा, ताम्रपर्णी जिसको हम वर्तमान में श्रीलंका भी कहते हैं, ताम्रपर्णी जिसे हम वर्तमान में श्रीलंका भी कहते हैं, तो श्रीलंका के राजा तिस्स ने, श्रीलंका के जो राजा थे उनका नाम था तिस्स। तो तिस्स ने अशोक से प्रभावित होकर देवनामपीय की उपाधि धारण की। इसका मतलब यह कि जो ताम्रपर्णी के जो राजा थे वो अशोक से प्रभावित हो गए और अशोक से प्रभावित होने के साथ ही उन्होंने देवनामपीय की उपाधि धारण की और 40 वर्ष शासन करने के पश्चात 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई।